Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में of 12th class sociology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है। ठीक है, एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। ठीक है, इस अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है। बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है, इसका आंसर देखते हैं। एडम स्मिथ तथा अन्य चिंतकों ने आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को विकसित किया है। यह विचार इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था को एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से अलग है, जिससे बाजार अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके को विकास करने का प्रयास किया। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, इनका मानना है कि अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में रच बस गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है, इसका आंसर देख लेते हैं। यद्यपि बाजार आर्थिक अंतक्रिया का स्थल है, तथापि ये सामाजिक संदर्भ और सामाजिक वातावरण पर आधारित है। इसे हम एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कह सकते हैं जहां के विशेष प्रकार की सामाजिक अंतक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, अनियतकालीन बाजार या साप्ताहिक बाजार सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। यह अस्पताल के गांवों को अवसर प्रदान करता है कि जो अपनी वस्तुओं को खरीद बिक्री के साथ साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे। गाँव में जनजातीय क्षेत्रों में नियमित बाजारों के अलावा विशेष बाजारों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ विशेष प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है। ठीक है, यहाँ पर विशेष प्रकार के उत्पादों की बिक्री की जाती है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान में पुरस्कार, यहाँ बाहर के व्यापारी, साहूकार, प्रदर्शक, ज्योतिषी इत्यादि अपनी सेवाओं तथा उत्पादों के विक्रय के लिए आते हैं। ठीक है, अतएव इस प्रकार के
अनियतकालीन बाजार केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं, ठीक है, वरना वे गाँव को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसे जनजातीय क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे इस प्रकार के बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे इस प्रकार के बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। पूर्व उपनिवेश काल तथा उसके बाद भारत के न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी विस्तृत व्यापारिक संबंध थे। इस तरह के व्यापारिक संबंध उन व्यापारिक समूहों के द्वारा बनाए गए जिन्होंने आंतरिक तथा बाह्य व्यापार किए हैं। इस तरह के व्यापार समुदाय आधारित रिश्तेदारों तथा जातियों के द्वारा किए जाते थे। इनमें परस्पर विश्वास, वफादारी तथा आपसी समझ की भावना होती थी, ठीक है। विस्तृत संयुक्त परिवार की संरचना तथा नातेदारी व जाति के माध्यम से व्यवसाय के निर्माण का उदाहरण हम तमिलनाडु के चेट्टियारों के बैंकिंग तथा व्यापारिक क्रियाकलाप के रूप में ले सकते हैं। वे 19वीं शताब्दी में बैंकिंग और व्यापार का नियंत्रण पूर्वी एशिया तथा सीलोन में करते थे तथा संयुक्त परिवार के व्यवसाय का संचालन करते थे। यह एक विशेष प्रकार के पितृ प्रधान संयुक्त परिवार की संरचना है, लेकिन वे अपने संबंधों में विश्वास, मातृभाव तथा रिश्तेदारी बनाए रखते थे, ठीक है। इसका तात्पर्य है यह हुआ कि भारत में एक देशी पूंजीवादी व्यवस्था थी। जब व्यापार तथा उससे लाभ अर्जित किया जाता था तब इसके केंद्र में जाति तथा नातेदारी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिवेशवाद के आगमन के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में किन अर्थों में बदली है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। उपनिवेशवाद के आगमन के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए हैं। उत्पादन, व्यापार और कृषि का विघटन हुआ है, ठीक है। उपनिवेशवाद के आगमन के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, ठीक है। उत्पादन, व्यापार और कृषि का विघटन हुआ। ब्रिटेन के बने सस्ते कपड़ों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को समाप्त कर दिया तथा बुनकर बेकार हो गए, ठीक है। उपनिवेश काल में भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गया है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश बनाए जाने के पूर्व भारत बनाए सामानों के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया है, ठीक है। यह दोनों कार्य ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए, परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों के लिए नए अवसर प्रदान किए गए, जिन्होंने बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। कुछ मामलों में उपनिवेश द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों को लाभ उठाने के लिए नए समुदाय का जन्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणों की सहायता से पर्णीकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। पर्णीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती है किंतु बाद में इनके योग्य है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है श्रम और कौशल अब ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जा सकती है, ठीक है। श्रम और कौशल अब
अब ऐसी चीज़ है जो खरीदी और बेची जा सकती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मानव अंगों की बिक्री, उदाहरण के तौर पर पैसे के लिए गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी को बेचना। ठीक है, गरीब लोगों के द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी को बेचना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों के द्वारा तय किए जाते थे, पर अब सामाजिक विवाह ब्यूरो की भरमार है, जो वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से लोगों का विवाह तय करते हैं। ठीक है, पूर्व में पारंपरिक रीति रिवाज घर के बड़ों द्वारा किए जाते थे, पर अब ये ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं। ठीक है, पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि पीने के पानी के भी पैसे लगेंगे। ठीक है, पहले यह सोच भी नहीं सकता था कि पीने के पानी के भी पैसे लगेंगे, लेकिन इसे हम आज सामान्य वस्तु की तरह बोतलों में खरीद रहे हैं, अर्थात वस्तुओं को हमें खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, इसका आंसर देखते हैं। मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन किया है। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीद जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन किया। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है, अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदते हैं तथा प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जिन्हें वे खरीदते हैं तथा प्रयोग में लाते हैं, उनकी सामाजिक अवस्था में निकटता संबंधित रखती है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन के ब्रांड अथवा कारों के मॉडल सामाजिक आर्थिक अवस्था के महत्वपूर्ण चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से क्या तात्पर्य, इसका आंसर देते हैं। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियां पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसका निर्धारण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सामान्य अर्थों में यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, सामान्य अर्थों में यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूंजी भ्रम तथा व्यापार में शिथिल कर देना, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण, सार्वजनिक कंपनियों के निजी कंपनियों के हाथों बेच देना। ठीक है, आयात शुल्क में कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं सुगमतापूर्वक आयात की जा सके। ठीक है, शामिल होती हैं। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण शामिल होता है। इससे विदेशी कंपनियों को भारत आने में सुविधा होती है। इससे बाजारीकरण अर्थात बाजार आधारित प्रक्रिया की सहायता से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आपकी राय में क्या उदारीकरण के दूरगामी लाभ उसकी लागत की तुलना में अधिक हो जाएंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, आपकी राय में क्या उदारीकरण के दूरगामी लाभ उसकी लागत की तुलना में अधिक हो जाएंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। उदारवाद के कार्यक्रम के तहत जो परिवर्तन हुए हैं उन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश के आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। हालांकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। कई लोगों का यह भी मत है कि उदारीकरण का भारतीय परिवेश पर प्रतिकूल असर ही हुआ है और आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा। जहां तक मेरा मानना है कि लागत और हानि लाभ से कहीं अधिक होगी। सॉफ्टवेयर या सूचना
तकनीक अथवा कृषि जैसे मछली या फल उत्पादन के क्षेत्र में शायद विश्व बाजार में लाभ हो सकता है। ठीक है, शायद विश्व बाजार में लाभ हो सकता है, लेकिन अन्य क्षेत्र जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेलीय, अनाज आदि विदेशी कंपनियों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। ठीक है।